8 का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। आरंभिक नगर, अध्याय 3। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जैसे गली के पीछे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? तो दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी है। ठीक, हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों का अचानक हड़प्पापुर स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढने के बाद इसको पता चला कि खंडहर की उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के 7 पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिलती, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 47 साल पहले हुआ था। तो पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते थे। क्या तुम्हें लगता होगा कि पुरानी इमारतों का कैसे सुरक्षित रखना चाहिए? ठीक, तो किस तरीके से पुरानी इमारतें सुरक्षित रखा करते थे? तो यह नगर आधुनिक पाकिस्तान में पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे बेल्ट आदि, ये सब प्राप्त हुए थे। इस नगर की विशेषता क्या थी? कुछ विशेषताएं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन नगरों में से कई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग में पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चरिदवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे।
इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। यही कालीबंगन और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये चित्र है, देखो इसमें मोहनजोदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो है, सिंध नदी है, ठीक है, ये हड़प्पा है, रावी नदी है, चिनाब नदी, झेलम नदी, ठीक की तीनों नदी है। इधर गावेरी वाला, कालीबंगा, चनहोदड़ो, ठीक है, धोलावीरा, लोथल, ठीक। ये मानचित्र 3 में बताया गया है कि कितने नगर थे, आरंभिक नगर, शुरुआत में कितने नगर थे। आगे देखो, ये है हमारा स्नानागार, ये महान स्नानागार है। इसकी विशेषता ही थी जो मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, ठीक। भवन, नाले और सड़क कैसे होते थे? तो हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई थी। आपको पता ही है कि इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके और अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। देखो, ये है हमारा चुनाई कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? तो कोई 2 अंतर बताइए, ठीक। बताने के लिए बताया है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो नगरी और जीवन, कैसा नगर था और उनकी जीवन यापन कैसी थी? तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यह के शासक थे। यह भी संभव है कि यहाँ के शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते होंगे। शायद ही ऐसा कुछ होता हो। तो शासक लोग जो खूबसूरत मनकों को तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को वो अपने पास रखा करते थे। तो इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है, ठीक है। तो इसके अलावा और नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से और कहानियाँ। तो मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। देखो, ये सबसे बड़े मोहनजोदड़ो का ये है, सबसे ऊपर की ओर देखिए, ये चित्र बताया है, देखो ध्यान से, ये चित्र है, ये नाली है, नाली के ऊपर ईंट ढकी हुई है, ठीक है, इसे सफाई भी की जाती है और ये हमारा कुआं है, ठीक। देखो, मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला और ऊपर की एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर, ये मोहर है, ये हड़प्पा की मोहर है। ये एक सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी है, ठीक है।
तो इस मोहर की चिन्ह को खास लिपि में है। उपमहाद्वीपों में पाए गए ये लेखन एक प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है कि लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे और पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। इस तरफ मोहर है और इस तरफ खिलौने देखने को मिल रहे हैं। आगे देखते हैं। तो नगर और नए शिल्प कैसे थे। नगर में कैसे नए शिल्प, तो देखो आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई है। पुरातात्विदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातु से बनाई गई थी। तांबे और कांसे में से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यह मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। ये देखो, ये हमारे मनके हैं ये सब, और ये हमारे क्या है, ये सब फलक है, इसे फलक बोलते हैं। ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे और इन आयताकार पृष्ठ 25 मोहरों को समानतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखो पृष्ठ 6 में। तो देखिए ये कुछ पत्थर के बारे में जानकारी दी गई। पत्थर के बाट देखो, ये पत्थर के बाट कैसे होते थे। ये पत्थर, तो पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चटर पत्थर से बनाया गया है। ठीक, इन्हें शायद ही बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्यम में देखिए तो बाएं मनके, इनमें से कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे और पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्यम, ठीक है, ये हमारा चर्चा हुई थी। मध्यम बाएं की तरफ, ये बाएं में है, देखो किस तरीके से धागा डाल करके मनके बनाए गए हैं। वहीं हम बात करें फलक की। ठीक, तो दाएं और पत्थर की धराधर क्या है, फलक। फलक जिसे कहते हैं, ये देखो ये फलक है, इसे फलक बोलते हैं। ठीक, नीचे दाएं और कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के पत्थर से बनी मूर्ति को मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहनने दिखाया गया है। देखो ये वस्त्र पहनाया गया एक मूर्ति को, कढ़ाईदार। ठीक है। तो अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा और क्या उस चीज़ों के बारे में आपने समझा, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? तो 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्यांस से बनी ये ताकलियाँ सूत कटाई का संकेत देती है। इनमें से अधिकांश वस्तुएं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहर पर पिचकारी करना आदि। पृष्ठ 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, और इस किसी विशेष और मूर्तिकार की यह काम हो सकता है। देखो ये पेज नंबर 26 पे ये मूर्ति है, ये देखो कितनी अच्छी है, कितना मस्त डिजाइन से बनाया गया है। ठीक, तो हर व्यक्ति विशेषज्ञ, ठीक है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ जो भी है, ठीक है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि यह सिर्फ पुरुष
ही ऐसे कामों का प्रशिक्षण हासिल करते थे, या फिर केवल महिलाएं ही? शायद कुछ महिलाएं और पुरुषों दोनों ही इसको काम के दक्ष में थे। देखो फ्यांस क्या होता है। फ्यांस का मतलब होता है पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, और लेकिन फ्यांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या असाफ्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत पर चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के या समुद्री हरे होते थे। फ्यांस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये बात करें कच्चे माल की खोज कैसे हुई थी, क्या क्या कच्चे माल से प्राप्त हुए थे। तो कच्चा माल होता क्या है? तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कटाई बुनाई करके कपड़ा और तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। यही हड़प्पा लोग जो हड़प्पा के लोग थे वो तांबे और आयात संभवतः कि आज के राजस्थान से करते हैं। कहाँ से? राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। देखो ये चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, तो ये एक चित्र दिखाया गया है। ठीक है, ये है एक खिलौना। ठीक है, देखो इन चित्र को देखो और एक खिलौने हैं और दूसरी तरफ देखें तो एक मोहर है। ठीक, क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई थी? तो हाँ, तो बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। यही बात करें नगर, और नगर में कैसे रहते थे लोग। ठीक है, क्या भोजन खाया करते थे, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते थे। तो लोग नगरों में अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोगों जो थे वहाँ के गेहूँ, जौ, दालें थी, मटर, ठीक है, धान हो गई, तिल और सरसों उगाते थे। ज़मीन की जुताई कैसे होती थी? तो ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता था, पानी को इकट्ठा किया जाता था, ज़रूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग जो थे गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियां, ठीक है, जितनी बस्तियां होती थी आसपास के तालाब और चरगाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों जो होते थे के झुंडों को चारा पानी जो भी तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों का इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक, गुजरात में हड़प्पा कालीन कैसा था? तो
कच्छ के इलाके में खदीर, बेत के किनारे धोलावीर जो नगर था वह साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता से कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वही धोलावीर जो था नगर वहाँ का को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे और इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को यह संभव होता है कि लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं ठीक है जो पाई गई थी वहाँ पर। ठीक आगे देखो बताया है कि गुजरात के खंभात की खाड़ी खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रकान या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। ठीक देखो ये लोथल और इसका बंदरगाह है। यह बड़ा तालाब लोथल का एक बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाले नावें जितनी होती थी वो रुकती थी और यहाँ पर अपना माल चढ़ाया उतारा किया करते होंगे। देखो ये तालाब है कितना बढ़िया इंटरेस्टिंग सा, देखो कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे बंदरगाह था, कितने तालाब दिख रहा है ना, यहीं पर रुका करते थे। यहाँ पर एक इमारत मिली जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था और पत्थर के टुकड़े अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा मोहर और मुद्रकान मोहरबंदी है ये देखो। यही बात करें कैसे इसका अंत का रहस्य क्या है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, अंत का रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि अंत कैसे हुआ हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो थे जितने इसमें नगर हमें देखने को मिले, ठीक लगभग 2900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया और दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे और जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कें पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वान का कहना है कि नदियाँ या तो सूखी हो गई थी या अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह भी हो सकता होगा कि ईंटें पकने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई है, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ होगा। तो क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता होगा। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ और इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। ठीक, ये कल्पना करें कि ये 4000 साल पहले की बात है, लगभग 4000 से 5000 साल पहले की बात हो रही है। हड़प्पा सभ्यता, ठीक हड़प्पा
की खोज की गई थी। सिंधु घाटी वहीं पर थी। ठीक, तो धन्यवाद। ये आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।